शुरू किया था और फिर मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य की आपने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर उनका सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध के क्या कारण होते हैं, सब कुछ हमने जानते हुए फिर मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी विधि से? संलेखना विधि से वो अपने प्राण त्यागते हैं और उसका कारण होता है कि वो जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, यानी कि जैन धर्म को मानने लगते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि उनका जो भी राजपाट था, जो भी उनकी चीजें थी, सब अपने बेटे बिंदुसार को उसके हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं और वहां चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर जाकर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। इस तरह की बातें प्यारे बच्चे मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आज हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है बिंदुसार को, जो कि आपके किसके उत्तराधिकारी हैं? तो आप कहेंगे मैम उत्तराधिकारी हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्यारे बच्चे हम जानेंगे कि अब हम जानेंगे बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार कौन है और बिंदुसार के क्या काम यहाँ पर हुए हैं, इनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। आप आराम से पढ़िएगा, धीरे धीरे मैं आपको चीजें बताऊंगी और यहाँ पर ये भी आपको बताऊंगी कि आपके बिंदुसार के कितने बेटे थे, ठीक है, और साथ साथ प्यारे बच्चे ये भी बताऊंगी कि आपके अशोक जो है वो राजा कैसे बनते हैं, कैसे अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, क्यों होता है, ये सारे कारण आज आपको मैं बताऊंगी। हिस्ट्री कब तक कंप्लीट हो जाएगी? हिस्ट्री कंप्लीट होने में बच्चों अभी टाइम लगेगा। अभी तो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देन हम आपका मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मंडे तक आपकी एडवांस पीडीएफ बनाकर पूरी एंशिएंट की पीडीएफ एटलीस्ट आपको पहले दे दूं, ताकि आप पीडीएफ से आप आराम से जो है पढ़ सकें, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि कल मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, पीडीएफ आपके पास रहेगी तो आप आराम से पढ़ पाएंगे। आज मैं इस काम को कराऊंगी, मंडे तक आपको ये चीजें दे पाऊंगी मैं, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं तो उतना टाइम नहीं निकल पा रहा कि सारी पीडीएफ एक दिन में बैठ के मैं बनवा दूं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे चुकी हूं, ये ग्रुप में भी मैं आपको आंसर करती रहती हूं, ठीक है। अब यहां पर भी आंसर कर दिया है। अब देखो यहां पे सबसे पहले बिंदुसार की जब हम बात करते हैं तो 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक इसका शासनकाल रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहां पर तो इसके अन्य नाम, थोड़ा सा जूम करूंगी मैं स्लाइड को ताकि आपको दिखे, ठीक है। इसके अन्य नाम की अगर हम बात करेंगे तो इसका अन्य नाम है अमित्रघात, वारीसार, भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रकोटिज। अमित्रघात मतलब जो शत्रुओं का नाश करता है, अमित्रघात जो शत्रुओं का नाश करता है। बेटा मैं बिल्कुल भी स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे उन बच्चों का भी ध्यान रखना है, उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जो क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान उनका भी मुझे रखना है। तो यहां पे देखिएगा अन्य नाम है अमित्रघात, वारीसार, भद्रसार, सिंहसेन और अमित्रोकोटिज। अमित्रघात मतलब जो शत्रुओं का नाश करता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। और प्यारे बच्चे इसी के बिंदुसार के दरबार में, इसके दरबार से यहां पर आपको देखना है कि यहां पे 2 विदेशी यात्री आए हैं, जिनमें से एक का नाम फिलाडेल्फस और दूसरे का नाम डायमेकस है, ठीक है। ये 2 इसके दरबार में आए हैं। अगर मैं फिलाडेल्फस की बात करती हूं तो टॉलमी द्वितीय जो मिस्र का राजा था उसने इसे भेजा था, और एंटियोकस जो कि सीरिया का राजा था उसने डायमेकस को भेजा था। तो डायमेकस किसका दूत बनकर आया है? एंटियोकस जो कि सीरिया के राजा ने भेजा है। और प्यारे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर कि फिलाडेल्फस कहां से आया है तो टालमी द्वितीय का दूत बनकर मिस्र से आया है, ठीक है। तो ये आपकी यहां पर चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रिजेश जी पहली क्लास देखिए जाकर, ठीक है। तो इसके दरबार में 2 विदेशी यात्री फिलाडेल्फस और आपके डायमेकस यहां पर आए हुए हैं। पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब देखना, जरा ध्यान से इस लाइन को पढ़ना। इसके समय में तक्षशिला में अशांति थी, ध्यान से सुनिएगा। इसके समय में तक्षशिला, आपको बताया था मैंने, तक्षशिला में वही जगह जहां पर आचार्य चाणक्य जो हैं आचार्य हुआ करते थे,
उन्होंने प्यारे बच्चे, जैसे अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर एक मैप ले लेते हैं। मैप होगा इस पीडीएफ के अंदर, मुझे सिर्फ समझाना है कि ये आपका इंडिया का मैप है। तो मैंने आपको बताया था कि तक्षशिला की लोकेशन यहां आसपास हुआ करती थी, क्योंकि तक्षशिला पहले भारत में ही आता था, क्योंकि भारत से अलग पाकिस्तान नहीं बना था। तो यहां पर अशांति हुई। यहां पे किसके समय पे अशांति हो रही है? बिंदुसार के समय पे। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि किसके समय पे, बिंदुसार के समय पे अशांति हो रही है। तो बिंदुसार के समय जब अशांति हुई प्यारे बच्चे, तो इसने क्या किया कि इसका दमन करना था, और दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुशीम को भेजा है। सुशीम को बोला कि भाई वहां पे अशांति हो रही है और आप जाकर वहां पे शांति को कायम करो, उस अशांति का दमन करो। और कहां हुई है? तक्षशिला में। तक्षशिला में शांति हुई, अशांति हुई। और उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया है? तो मैम अपने पुत्र सुशीम को इसने भेजा है। प्यारे बच्चे, आगे आपको पता चल रहा है कि बिंदुसार के 2 पुत्र हैं, जिनमें से एक का नाम सुशीम और दूसरे का नाम अशोक है। ये इनके 2 पुत्र हैं। ठीक है, 2 पुत्र हैं, जिनमें से एक का नाम सुशीम और दूसरे का नाम अशोक है। आपको यहां पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज मैं 2 मिनट या 3 मिनट जो भी वेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहूंगी। पहली बात तो उन बच्चों से बात करना चाहूंगी कि जहां पर 4-4.5 हजार बच्चे लाइव आते हैं और उनमें से केवल 4 से 5 कमेंट ग्रुप के अंदर भी, और यहां पर भी मुझे दिखते हैं लगातार कि पीडीएफ से मत पढ़ाओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप पीडीएफ से पढ़ा रहे हो। लेकिन ये पीडीएफ से पढ़ाने का जो डिसीजन है, ये आप ही के लिए लिया गया है, आपके लिए। अब ध्यान से सुनो, आपके लिए कैसे? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इतिहास एक बड़ा विषय है। अगर मैं इसे केवल हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगी तो आपको मैं समझा नहीं पाऊंगी, और जब चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी तो मैं हाथ से लिखकर भी अगर आपको कंटेंट दे दूंगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। चीजों को समझना जरूरी होता है। लिखने का काम आपके साथ 2-2 बार हो रहा है। मैं आपको पीडीएफ लिखकर दे रही हूं, साथ साथ आपको हैंड रिटन पीडीएफ भी मिल रही है। और इतिहास जो है अपने आप में एक बड़ा विषय है। और उसके बाद प्यारे बच्चे, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी आपको पढ़ानी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा सिलेबस समय से कंप्लीट हो और हमें पॉलिटिकल साइंस भी अच्छे से पढ़ाई जाए, तो आपको इसलिए पीडीएफ से पढ़ाया जा रहा है। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देना चाहती हूं। आपको कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इसके लिए पीडीएफ का सहारा लिया जा रहा है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ से ही मुझे पढ़ाना आता है या फिर मुझे लिखकर पढ़ाने में कोई आफत आ रही है। नहीं प्यारे बच्चे, आप ही के लिए यह किया जा रहा है, आपका इसमें फायदा है। आप इस चीज को अगर मेंटली प्रिपेयर होके बैठेंगे कि नहीं मुझे समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर तो समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर होके बैठे हैं। और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ पीडीएफ से पढ़ा दिया, जहां पे समझाने की चीज होती है उसे मैं बोर्ड स्लाइड ऐड करती हूं और उसमें आपको समझाती हूं। आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर मुझे मेहनत नहीं करनी होती, आपको क्या लगता है पीडीएफ बनाने में मेहनत नहीं होती है? इसको पढ़ना नहीं पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि क्लास में हम ऐसे आ जाते हैं। नहीं बेटा, ये सब आपकी गलतफहमियां हैं, दूर करिए इन्हें। इसमें आपका फायदा है, कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, आपकी चीजें टाइम से पूरी हो रही हैं, तो आपके पास रिवीजन का टाइम होगा। साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी अब आपकी स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आपकी डिमांड थी। 27 तारीख से 1 बजे से मेरा प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो रहा है। और आप देखना कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं और वो प्रैक्टिस सेट भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी आज ग्रुप में ये कमेंट नहीं करेगा कि आप फालतू के कमेंट मत लो। ये फालतू के कमेंट्स नहीं होते। कुछ बच्चों को चीजें समझानी जरूरी होती हैं। आप लोग एकदम लिख देते हैं कि मैं वहां फालतू के कमेंट्स लेती हूँ। फालतू के कमेंट्स नहीं लेती हूं मैं। मुझे हर एक बच्चे की चीजों को सुनना है, समझना है। तो प्यारे बच्चे, समझने की कोशिश करोगे सब समझ में आएगा। नहीं समझने की कोशिश करोगे तो चाहे मैं हाथ से लिखूं, चाहे फिर मैं पैरों से लिखना शुरू कर दूं, नहीं समझ में आएगा। आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। आपने कहा पीडीएफ पहले चाहिए, मैंने उसके लिए हां कर दिया। बिल्कुल मिलेगी आपको पीडीएफ। मंडे तक आप देखिए, आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की पीडीएफ आपके पास एडवांस में पड़ी होगी।
ठीक है, आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, मैं कमेंट्स यहां नहीं लूंगी। कमेंट्स करने के लिए कमेंट डाउट ग्रुप आपको दिया गया है, वहां पे करेंगे, आप कोई कमेंट में नहीं लेने वाली। तो मैं बिंदुसार के बारे में बात कर रही हूं। बिंदुसार के अन्य नाम आपको मैंने बताए, साथ साथ मैंने बताया कि इसके दरबार में डायमेकस और आपके फिलाडेल्फस आए। डायमेकस एंटियोकस सीरिया के राजा ने या सीरिया के शासक ने भेजा था, और टालमी द्वितीय मिस्र ने किसको भेजा था, तो आप कहेंगे फिलाडेल्फस को। ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आए। जब बिंदुसार राजा था तो जहां पर आचार्य चाणक्य आचार्य हुआ करते थे, जो कि तक्षशिला जिस जगह का नाम था। तो तक्षशिला में अशांति फैल गई, और जब अशांति फैलती है तो राजा का यह कर्तव्य होता है कि राजा उस अशांति को दबाए। उस काम को करने के लिए आपके बिंदुसार ने अपने बेटे, जिसका नाम है सुशीम, सुशीम बिंदुसार का बड़ा पुत्र था, उसको भेजा कि तुम तक्षशिला जाओ और वहां पर शांति करो। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, बिंदुसार के दो पुत्र हैं, मैंने पहले बताया, सुशीम और अशोक। अब देखना यहां पर, इसके समय में भी प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार आया और चाणक्य इनके दरबार में भी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जैसे ही मैं अशोक पर जाऊंगी वहां चाणक्य का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। तो आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि चाणक्य कहां चले गए। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ये कितना सत्य है कितना नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि जो चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर देते थे। इसलिए देते थे ताकि चंद्रगुप्त मौर्य पर जहर का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पर जहर का कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा जहर उन्हें देते थे। लेकिन एक दिन ये हुआ, बिंदुसार को कोई बता रहा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो खाना था जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया था, वो गलती से तुम्हारी माता दुर्धरा ने खा लिया। और उस समय खाया जब बिंदुसार गर्भ में थे। उससे उन्हें प्रसव पीड़ा हुई, जिसके कारण तुम पैदा हुए। तुम तो बच गए लेकिन तुम्हारी माता मर गई। तो बिंदुसार को यह बता दिया गया कि चाणक्य ही तुम्हारी माता की मौत के जिम्मेदार हैं। बिंदुसार ने ऐसा सोच लिया, बातों पे यकीन कर लिया, और कहा जाता है कि चाणक्य को इसने अपने दरबार से निकाल दिया। उसके बाद चाणक्य कहां गए, उनका क्या हुआ, इसका कोई साक्ष्य प्यारे बच्चे नहीं मिला। तो इस तरीके से चाणक्य आपको अशोक के दरबार में नहीं दिखेंगे, जिससे पहले आप ये प्रश्न पूछते मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की प्यारे बच्चे यहां पे बातें कही जाती हैं। ठीक है, जल्दी से आप फटाफट आप इसको नोट कीजिए ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। जी अभी आ रहे हैं, अभी पतंजलि पे आएंगे। अभी तो आप पुष्यमित्र शुंग अभी दूर है बेटा, वो शुंग वंश की बात है। अभी हम मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये यहां पर सारी घटनाएं घटी। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ, मैम तक्षशिला में अशांति हुई, दो पुत्र हैं सुशीम और अशोक, चाणक्य इनके प्रधानमंत्री रहे, इनके दरबार में दो विदेशी फिलाडेल्फस और डायमेकस आए, और इनके अन्य नाम अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार, सिंहसेन और अमित्र कोटिस थे। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चे यहां पर सारी चीजें यहां बताई गई। आगे देखिए, अब यहां पर ये सारी चीजें हुई, तो उसके बाद में अब हमें ये बताना होगा कि जैसे यहां पे ये चाणक्य हैं, तो सुशीम ये यहां पे चाणक्य हैं, तो मुझे ये भी बताना होगा कि बड़ा बेटा कौन है, सुशीम। थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो सुशीम है, ठीक है, सुशीम की जब हम बात करते हैं तो ये बिंदुसार का बड़ा बेटा है, बिंदुसार का बड़ा बेटा। ध्यान से सुनना। तो फिर ये क्यों राजा नहीं बना, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अशोक ही क्यों बना। बिंदुसार का बेटा था, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि पहले का यही नियम था कि जो बड़ा बेटा होगा वही अगला उत्तराधिकारी होगा। तो बिंदुसार भी यही चाहता था कि सुशीम राजा बने। बिंदुसार के मन में यही बात थी, क्योंकि दो चीजें थी। मैं अशोक को क्यों नहीं चाहता था, देखो अशोक भी इसका बेटा था, लेकिन पहला रीजन कि ये इससे छोटा था, और दूसरा रीजन ये था कि अशोक प्यारे बच्चे बहुत गुस्से वाला था।
उसे बहुत गुस्सा आ जाता था एकदम से। और वहीं सुशीम बड़े शांत स्वभाव का था, उसमें राजा बनने के सारे गुण थे। तो बिंदुसार की यही इच्छा थी कि सुशीम ही उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बने। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सुशीम कहां गया हुआ था। सुशीम मैम तक्षशिला गया हुआ था। सुशीम कहां गया हुआ था? तक्षशिला गया हुआ था। और जब तक्षशिला गया तो उसके तक्षशिला के दौरान ही बिंदुसार की हत्या हो गई। बिंदुसार की मृत्यु हो गई, हत्या नहीं मृत्यु। बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर ये सुशीम तक्षशिला से कहां पे आ रहा है? अपने राज्य में आ रहा है। और अशोक ये जानता था कि अगर सुशीम जिंदा रह गया तो वो तो राजा नहीं बनेगा। तो अशोक ने क्या किया कि जब उसे सुशीम के आने की सूचना प्राप्त हुई, आप मैप में भी देख सकते हो, मैं मैप भी आपको दोबारा दिखा सकती हूं कि मैंने आपको बताया, एक मिनट, मैंने आपको बताया कि वो कहां गया था? तक्षशिला। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, यहां तक्षशिला में गया था। अब यहां पे जब उसके पिता की मृत्यु हो रही है तो उसे चल के यहां से कहां आना होगा? यहां आना होगा, मगध में आना होगा। तो जब उसे यहां पर अशोक को सूचना प्राप्त हुई कि सुशीम वापस आ रहा है, तो कहा जाता है कि उसने बाहर दरवाजे पर ही क्या किया? एक गड्ढा खुदवा दिया और उस गड्ढे पे मिट्टी डलवा दी। और उस गड्ढे के अंदर क्या थे? जलते हुए कोयले। क्या हैं ये? कोयले थे। ये कोयले जलते हुए कोयले थे। और कहा जाता है कि जैसे ही सुशीम राज दरबार के दरवाजे पर आया तो उस गड्ढे में वो गिर गया और वहीं गिरकर उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो वो जानता था कि अगर ये जिंदा रहेगा तो मैं तो राजा नहीं बन पाऊंगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे, उसने क्या किया? इस तरह का षड्यंत्र रचा और अपने भाई सुशीम की हत्या करवा दी। यह भी कहा जाता है इतिहास में कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। 99 भाइयों की हत्या की केवल और केवल राजा बनने के लिए। यानी टोटल 101 भाई थे ये लोग, कि 99 भाइयों को इसने मार डाला। लेकिन बौद्ध धर्म इस चीज को कहता है कि यह गलत है। अशोक को लेकर अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म इस बात को मना करता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा। उसके 99 भाइयों का बौद्ध धर्म में कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए सुशीम राजा नहीं बना प्यारे बच्चे। राजा कौन बन गया? राजा बन गया आपका अशोक। तो मुझे बस यही समझाना था कि आपका राजा सुशीम क्यों नहीं बना, क्योंकि मैम सुशीम की हत्या करवा दी अशोक ने, हत्या कर दी अशोक ने सुशीम की राजा बनने के लिए। इसलिए अगला शासक सुशीम नहीं बना बल्कि अशोक बना। तो अब हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक, जिन्हें हम देवनाम प्रिय भी कहते हैं, जिन्हें हम प्रियदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां देखते हैं कि यहां पर सम्राट अशोक का शासनकाल 269 बीसी से 232 बीसी। निको कुमार जी, बेटा आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी कि 99 भाइयों के बारे में बोला गया है, लेकिन बौद्ध धर्म इसे स्वीकार करने से मना करता है। ये सब चीजें कही गई हैं, लेकिन ये कितनी सच है नहीं पता। कहा जाता है कि इसने सुशीम को तो मारा, लेकिन इसके अलावा अपने 99 भाइयों को और मारा। यानी 99 भाई वो और 2 अशोक और सुशीम, कितने हो गए? 101 हो गए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये कितना सत्य है, क्योंकि 101 बच्चे, सोचो, कल्पना करना भी मुश्किल है।
अशोक बहुत कहा जाता है कि बदसूरत थे। उनके पिताजी उनकी शक्ल भी नहीं देखते थे। बिंदुसार बिल्कुल पसंद नहीं करता था अशोक को, और यही कहीं ना कहीं अशोक के गुस्से का कारण बन रहा था दिन पे दिन। कहा जाता है कि स्टार्टिंग फेज में अशोक बहुत गुस्से वाले राजा थे। उनके अंदर दया करुणा का भाव बिल्कुल था ही नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर सम्राट अशोक, इनका जन्म 304 बीसी, माता का नाम शुभद्रांगी। माता का नाम क्या है? शुभद्रांगी। अशोक के नाम बेटा देवनाम और प्रियदर्शी इन्हें कहा गया। मैम आप तो कह रही हैं ये गुस्से वाले थे, तो फिर क्यों कहा गया इन्हें देवनाम प्रियदर्शी? क्यों कहा गया इन्हें महान सम्राट अशोक? तो अभी आपको पता चलेगा कि क्यों कहा गया। जब कोई व्यक्ति शुरू से कोई गलत काम कर रहा होता है, लेकिन एक दिन जब उसमें परिवर्तन होता है, एक दिन जब प्यारे बच्चे उसमें परिवर्तन होता है, तो आपको मैं बता दूं कि उसके अच्छे कामों को लोग याद करते हैं, बुरे कामों को भूल जाते हैं। और अशोक ने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, और इसलिए उन्हें अशोक महान कहा गया। अब आपको पता चलेगा कि वो कार्य कौन से हैं। मैं धीरे धीरे आपको चीजें बताऊंगी। ठीक है, आगे देखिए। अशोक के नाम के अभिलेख, यानी कि किस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है? यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। तो 4 अभिलेख हैं। अब ये अभिलेख क्या होता है ना? अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शन, यानी कि पत्थर। आपको पत्थर पता होगा। पत्थर पर जब कोई संदेश लिखा जाता है, पत्थर पर संदेश लिखा जाता है, उसे हम इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहते हैं। अब ये पत्थरों पर भी लिखा जा सकता है, पत्थर पर भी लिख सकते हैं, पिलर्स पर भी लिख सकते हैं, शिलाओं पर, शिला मतलब पत्थर पर लिख सकते हैं, गुफाओं में, केव्स में लिख सकते हैं। तो अशोक के गुफा लेख भी मिलते हैं, आपके स्तंभ लेख भी मिलते हैं, और शिलालेख भी मिलते हैं। तो अशोक के 4 ऐसे प्यारे बच्चे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया है। और वो शिलालेख कौन कौन से हैं? पहला मैम मास्की है, दूसरा मैम गुर्जरा है, तीसरा मैम नेतूर है, और चौथा उदय गोलम। ये आपका लूसेंट में इसको पता है क्या लिखा गया है? लूसेंट में लिखा गया है उड़े गोलम, और नेतूर को लिखा गया है नेतूर। अब इनकी लोकेशन कहां कहां पर है? मास्की कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेतूर कर्नाटक में है, और उड़े गोलम भी कर्नाटक में है। तो ये आपके 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें जिनमें प्यारे बच्चे आपके क्या लिखे गए? अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि। सब बताऊंगी, आगे लिखा हुआ है सब कुछ। और इन्हीं शिलालेखों के द्वारा, इन्हीं अभिलेखों के द्वारा अशोक ने क्या किया? अपनी जनता को संदेश दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। कहा जाता है कि अशोक ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश अपनी जनता के लिए लिखे। तो हमने इस स्लाइड पे क्या क्या पढ़ा? हमने इस स्लाइड पे मैम एक मिनट, हमने इस स्लाइड पे क्या क्या पढ़ा? तो इस स्लाइड पे अगर हम बात करेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, अगर हम इस स्लाइड पे बात करेंगे तो हमने अशोक का शासनकाल पढ़ा, अशोक के पिताजी कौन थे पढ़ा, अशोक की माता कौन थी हमने इसको पढ़ा, और प्यारे बच्चे साथ साथ हमने अशोक के बारे में पढ़ा कि अशोक का नाम अशोक किन शिखा अभिलेखों पर है। अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों पर है? तो आपने लिखा कि मैं मास्की अभिलेख है,
गुर्जरा अभिलेख है, नेतुर अभिलेख है और मैम उड़े गोलम अभिलेख है। ये मैम हमने अभी तक पढ़ा है उड़े गोलम, ये आपने हमें अभी तक बताया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये सारी चीजें हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से नोट करें और आगे बढ़ें, जल्दी फटाफट नोट करना। नोट करने का समय तभी तक मिल रहा है जब तक पीडीएफ एडवांस में आपको नहीं मिल रही, क्योंकि उसके बाद जब पीडीएफ आपके पास एडवांस में होंगी तो आप आराम से क्लास में पढ़कर ही आना। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक आपका अशोक के बारे में ही जब हम बात करेंगे तो अशोक ने क्या किया है, एक है भाब्रू अभिलेख, ये भव्र नहीं है, इसको ठीक करना, भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू अभिलेख प्यारे बच्चे, जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। एक मिनट मैं इसको सेट कर दूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, ताकि आपको दिखे, बस यहां पर तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूं। ठीक है, यहां पर क्या है, ये है मैम भाब्रू अभिलेख। कहां पर है, राजस्थान में। और इसमें अशोक ने कहा कि मैं मगध का सम्राट हूं। यह प्रश्न भी प्यारे बच्चे कई बार पूछा गया है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाब्रू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन कि अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा, किसने डिस्कवर किया। खोजने का मतलब, डिस्कवर का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो छुपी हुई हैं उन्हें खोजना है, मतलब जो पहले से मौजूद हैं। तो इसे खोजने का काम किया है टी फैंथेलर ने। कब किया, 1750 में। लेकिन टी फैंथेलर इनको पढ़ नहीं पाया, तो इसीलिए एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि 1837 में किसने पढ़ा इसके अभिलेख को, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को 1837 में पढ़ा। और प्यारे बच्चे टी फैंथलर ने 1750 में इन्हें खोजा। ये दोनों में से आपका 1837 में जेम्स प्रिंसेप पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। फैंथेलर ने खोजा जरूर लेकिन वो पढ़ नहीं पाया। ठीक, उसके बाद अशोक के अभिलेखों की भाषा, वैसे तो मैंने अभी अभी आपको बताई है कि अशोक के अभिलेखों की क्या भाषा थी। तो देखिएगा यहां पर भारत की अगर हम बात करें तो ब्राह्मी लिपि, सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में आपकी जो मिलते हैं वो खरोष्टी लिपि, और इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। पाकिस्तान वाले के 2 एग्जाम्पल हैं, लिखिएगा। मानसेहरा पूछा जाता है क्वेश्चन, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। मानसेहरा और प्यारे बच्चे शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में। उसके बाद हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि, और एशिया माइनर या तुर्की में आपकी ग्रीक लिपि। मैंने भाई यहां पे बच्चे थोड़ा शांत हो जाओ बेटा। घानू स्वामी बात करेंगे जब शुंग वंश पे आएंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, भारत में ब्राह्मी लिपि, अफगानिस्तान में अरामाइक लिपि,
और प्यारे बच्चे एशिया माइनर ने तुर्की में ग्रीक लिपि। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए होंगे, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपका अशोक के अभिलेख और उनसे संबंधित प्रश्न है कि किस किस भाषा में ये अभिलेख लिखे गए हैं। आगे नेक्स्ट, एक मिनट रुकिएगा, ये स्लाइड अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे कलिंग युद्ध की। मुझे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कलिंग वर्तमान में किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में कलिंग पड़ता है। और कलिंग का युद्ध आपका 261 बीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध आपके अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्षों में हुआ। तो मैम 8वें वर्ष हुआ था। कब हुआ था? 8वें वर्ष हुआ था। बहुत बढ़िया आंसर आ जाना चाहिए कि वर्तमान में कलिंग किस राज्य में है। बहुत बढ़िया बच्चे कह रहे हैं उड़ीसा। आशीष, प्रियंका, वेरी गुड आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि मैम उड़ीसा। कलिंग युद्ध आपके अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ है, जो कि 261 बीसी में हुआ है। और उस समय कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली और कलिंग के राजा हुआ करते थे पद्मनाभ। पद्मनाभ यहां पे कलिंग के राजा हैं और यहां की कलिंग की राजधानी तोसली है। कहां पर लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। उड़ीसा में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं तो ये किस नदी के किनारे है, पूछा जाता है दया नदी के किनारे। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है ये, अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स में इसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि कलिंग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो दया नदी के किनारे 261 बीसी में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राजा का नाम है यहां पर पद्मनाभ और कलिंग की राजधानी है तोसली। और इस कलिंग युद्ध से ही कहा जाता है कि अशोक ने हिंसा को छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया था। यानी उसने युद्ध की जो नीति है उसको छोड़कर शांति की नीति को अपनाया था। क्या मैम एक दिन में हृदय परिवर्तन हो गया था? क्या एकदम कोई व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है? नहीं हो सकता। प्यारे बच्चे, अशोक ने बहुत समय से बौद्ध भिक्षुओं से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, उनसे पूछता था चीजों को और उनसे धीरे धीरे इंस्पायर्ड हो रहा था, प्रेरित हो रहा था वो बौद्ध धर्म से, और धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तित हो रहा था। और कहा जाता है कि जब कलिंग युद्ध हुआ तो प्यारे बच्चे, कलिंग युद्ध की अगर हम बात करें तो अशोक ने जब इतनी सारी डेड बॉडीज देखी तो कहा जाता है कि अशोक का हृदय अंदर से टूट गया था। उस दिन उसने ये यहां पर डिसाइड किया कि मैं अब से कोई भी हिंसा नहीं करूंगा, कोई भी अशांति नहीं करूंगा, कोई युद्ध नहीं करूंगा। उसने तलवार को ऐसे रख दिया कि नहीं, शांति की नीति अपनानी है। बहुत सारी डेड बॉडीज उसने देखी, इतना रक्तपात उसने देखा, जो उसके हृदय परिवर्तन का पूरी तरीके से कारण बना। कहते हैं ना कि धीरे 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 चीजें स्टार्ट होती हैं, लेकिन एक दिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो कारण था आपका कलिंग का युद्ध। इसी युद्ध से अशोक में परिवर्तन आया और उसने बौद्ध धर्म को अपनाने का सोचा। तो देखिएगा कि आपके कलिंग युद्ध के बाद अशोक की जो नीति है वो भैरी घोष की नीति, पहले कलिंग युद्ध से पहले, ठीक है, पहले लिखना, यहां पे लिख देती हूं मैं कब की अशोक की नीति की कब की बात हो रही है, कलिंग युद्ध से पहले। कलिंग युद्ध से पहले, तो कलिंग युद्ध से पहले प्यारे बच्चे अशोक की नीति हुआ करती थी भैरी घोष की नीति। मैम भैरी घोष की नीति किसे कहते हैं? तो भैरी घोष की नीति प्यारे बच्चे युद्ध नीति को कहते हैं, यानी कि युद्ध से विजय प्राप्त करना। तो अशोक पहले यही करता था, लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ
तो उसने कहा कि अब भेरी घोष की नीति नहीं, अब भेरी घोष की नीति नहीं, कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति, जिसे हम शांति की नीति कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कलिंग युद्ध से पहले अशोक की नीति क्या थी, तो मैम भैरी घोष थी। और कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति आ गई? धम्म घोष की नीति आ गई। यानी पहले युद्ध नीति थी और बाद में उसने शांति की नीति अपनाई कि अब से मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, शांति से पढ़ूंगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने कहा कि अब मैं बौद्ध धर्म को फॉलो करूंगा, उसका अनुयायी बनूंगा। और अगर हम बात करें तो अशोक ने इस धर्म को अपना लिया किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए प्यारे बच्चे, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। पढ़ने वाला बच्चा कभी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। वो कॉपी और पेन लेके बैठा होगा और केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा होगा, और उसी का सिलेक्शन होगा, उसी का ही सिलेक्शन होता है हमेशा। जो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठता है, उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो कमेंट करे। कमेंट केवल वही बच्चे करते हैं जिनके पास पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब देखो, मैंने बोला कि ये इंस्पायर्ड हो रहा था किसी से, तो कौन वो व्यक्ति था जिससे ये इंस्पायर्ड हो रहा था? तो प्यारे बच्चे, बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली और शिक्षा इन्होंने उपगुप्त से ली। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और इंस्पायर्ड किससे हो रहे थे? अपने भतीजे निग्रोध से, क्योंकि निग्रोध बौद्ध धर्म से संबंधित था। और यहां से इंस्पायर्ड होकर फिर धीरे धीरे इनका हृदय परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन कलिंग युद्ध ने पूरी तरीके से इन्हें झकझोर दिया। और उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाने की बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसे अपनाने के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा ली वो किससे ली थी? उपगुप्त से। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम आगे यहां पर बात करते हैं तो अशोक की पत्नी का नाम है देवी। अब आपने अशोक के एक बेटे का और एक बेटी का नाम सुना है, लेकिन आपको नहीं पता कि इसके अलावा भी अशोक के, महेंद्र के अलावा भी 3 बेटे और थे। देवी से उनकी 3 संतानें थीं, जिनमें से एक महेंद्र, एक संघमित्रा और एक चारुमती हैं। चारुमती और महेंद्र इनके पुत्र हैं। सॉरी, महेंद्र और चारुमती और संघमित्रा, ये तीनों बच्चे किससे हैं? देवी से इनको मिले हैं, जो देवी इनकी पत्नी है। एक इनकी पत्नी है करुवाकी, जिनसे इनके पुत्र की प्राप्ति होती है तीवर की। एक पत्नी का नाम है पद्मावती, जिनसे प्राप्ति होती है एक पुत्र कुणाल की। और अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन है, तो मुझे पता है ज्यादातर बच्चे आंसर करके आते कि महेंद्र, लेकिन नहीं। अशोक के उत्तराधिकारी का जो पद मिलता है वो मिलता है कुणाल को। कुणाल अशोक के उत्तराधिकारी बने। महेंद्र और संघमित्रा वो बच्चे हैं जिनको अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। लिख सकते हो आप इस चीज को, यहां पे साइड में ही लिख सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, महेंद्र एवं संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के
महेंद्र एवं संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ठीक है, तो ये आपके कुणाल इनके उत्तराधिकारी हुए हैं। देवी से इनको 3 बच्चे। करुवाकी, करुवाकी के बारे में कहा जाता है कि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी ये, बहुत प्यार करते थे अशोक इनसे, इनका प्रभाव सबसे ज्यादा था अशोक पे। संघमित्रा लड़की है प्यारे बच्चे, लड़की, पुत्री। हाँ, चारुमती भी पुत्री। और महेंद्र बेटा, तीवर बेटा, कुणाल बेटा, 3 बेटे और 2 बेटियां टोटल मिलाएं तो। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि किस किस को यहां पे भेजा है। अब देखो आगे सुनिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बौद्ध धर्म, देखो आगे लिखा भी होगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा महेंद्र और संघमित्रा को, तक्षशिला में भेजा मंझांतिक को, और हिमालयी क्षेत्र में भेजा मंजिम को, यानी हिमालयी क्षेत्र यानी कि चाइना की तरफ, चाइना की तरफ भेजा। ठीक है, तो श्रीलंका में प्यारे बच्चे महेंद्र और संघमित्रा, तक्षशिला में कौन है, मंझांतिक, हिमालयी क्षेत्र में कौन है, मंजिम। चौधरी जी बस कीजिए, कमेंट्स बंद कीजिए अपना। हद है भाई, आप लोगों से मानते ही नहीं है आप लोग। गलत भी तो हो सकता है ना, उसमें गलत कितने सारे फैक्ट्स होते हैं। आपने कभी देखा है लुसेंट को ठीक से चेक करके? बहुत सारी चीजें लुसेंट में गलत दी हुई हैं, क्योंकि अशोक ने प्यारे बच्चे बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक ने ये अपना एक निर्णय लिया कि वो इस धर्म को विदेशों तक पहुंचाएगा, और विदेशों तक इस धर्म को पहुंचाने के लिए अपने बच्चों में से उसने संघमित्रा और महेंद्र को भेजा, तक्षशिला में उसने मंझांतिक को भेजा, और बेटा हिमालय क्षेत्र यानी चाइना वाइना की तरफ इसने किसको, मंजिम को भेजा कि जाओ और आप जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। संघमित्रा बेटी है, मैं कितनी बार लिख चुकी हूं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने करवाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि शिलालेख लिखवाने वाला राजा कौन था, तो अशोक था। अशोक था यहां पर। आगे अगर हम अशोक के शिलालेख की बात करें तो इसके 14 शिलालेख हैं। ठीक है, तो 14 शिलालेख हैं, तो कितने इसके स्तंभ लेख थे, कितने इसके गुहा लेख थे, और इसके कितने शिलालेख हैं? तो आप कहेंगे मैम शिलालेखों की संख्या 14 है। स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब है जो पिलर्स पर लिखे जाते थे, पिलर्स यानी कि स्तंभ। ठीक है, जो पिलर्स पर लिखे जाते थे उन्हें कहते हैं स्तंभ लेख। और ये हैं आपके 7 गुहा, यानी कि जो कैवेलरी आर्टिकल्स थे, यानी कि जो गुफाओं के अंदर लिखे जाते थे। तो इसने क्या क्या बनवाया? 14 मैम, 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, और प्यारे बच्चे 3 गुहा लेख इसने बनवाए थे। और इन पे क्या लिखवाया मैम? तो इसने अपने पिता को इसने अपनी जनता को संदेश दिए थे। और क्या क्या संदेश दिए थे ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट,
अशोक के प्यारे बच्चों 14 शिलालेख हैं। मैंने बोला अब इन शिलालेखों पे उसने जनता को संदेश दिए हैं। देखो उसके संदेश उसे महान बनाते हैं। उसने ऐसे ऐसे कार्य किए अपने जीवन में जिसके लिए हम उन्हें सम्राट अशोक या महान अशोक कहते हैं। ठीक, तो पहला अगर हम बात करेंगे, पहले तो ध्यान रखिएगा ये तीनों शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तीनों। अगर मैं बात करूं तो पहले वाले में पशु बलि की निंदा, यानी कि बहुत सारे उस समय ऐसे राजा थे जो पशुओं की हत्या करवाते थे। यानी कि इसने बोला कि आपको पशुओं को नहीं मानना है, एनिमल सेक्रीफाइस के लिए इसने इसमें मना किया है कि आपको ऐसा नहीं करना है। साथ साथ इसने अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा कि भाई आपको अहिंसा नहीं करनी है। बेटा अहिंसा हमेशा मार पिटाई से नहीं होती है, अहिंसा बोलने से भी होती है, सॉरी हिंसा बोलने से भी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि इसने कहा कि अहिंसा के मार्ग पे चलो, किसी भी व्यक्ति को दुख मत पहुंचाओ, हिंसा के मार्ग को छोड़ो, हिंसा नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है, आपको नॉन वायलेंस के मार्ग पर चलना है। इसने अहिंसा का संदेश दिया और इसने ये कहा कि ये मत समझना हिंसा केवल मारपीट से होती है, किसी को अगर आप गलत शब्द बोलते हो तो वो भी हिंसा होती है। तो इसने क्या कहा, क्या है, पशु बलि की निंदा, अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात, और कहा कि जितनी भी प्रजा है वो सारे मेरे बेटे हैं, सब मेरे पुत्र के समान हैं, सबको मैं अपना बेटा मानता हूं। गुहा लेख किसे कहते हैं बेटा, जो गुफाएं होती हैं, गुफाओं के अंदर भी लेख लिखवाए। गुफाएं देखी हैं, जैसे वैष्णो देवी की गुफा है, तो गुफा जो है उनमें भी इसने लेख लिखवाए। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। दूसरे वाले में इसने पशु चिकित्सा और दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया है। दक्षिण राज्यों में कौन, चेल, चोल और पांडे और सतीय पुत्र। तो प्यारे बच्चे पहले वाले में क्या बोला कि समस्त जनता मेरे पुत्र हैं, मैं अहिंसा के मार्ग पे चलो, जनता अहिंसा को अपनाओ, हिंसा मत करो, किसी पशु की हत्या मत करो। किसमें कह रहा है, पहले वाले में। दूसरे वाले में कह रहा है पशु चिकित्सा की बात की है, एनिमल मेडिसिन की बात की है। और दक्षिण राज्य जो कि साउथ में आपके चेल, चोल, पांडे और सतीय पुत्र, इनका जिक्र अशोक ने दूसरे शिलालेख में किया है। और तीसरे शिलालेख में अशोक के 3 सबसे प्रिय अधिकारी जिन पर अशोक सबसे ज्यादा भरोसा करता था, और अधिकारी हैं रज्जुक, युक्तक और प्रदेशक। प्रत्येक 5 वर्ष में इनको भ्रमण के लिए भेजता था। किस चीज का भ्रमण, आखिर कौन सा भ्रमण करवाते थे अशोक इनसे, तो वो ये कहते थे कि हर 5 साल में तुम्हें पूरे मेरे साम्राज्य का भ्रमण करना है और ये पता लगाना है कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी के साथ कोई गलत चीजें तो नहीं हो रही हैं। यानी कि एक तरीके से अपनी जनता का ख्याल रखने की जिम्मेदारी इन 3 अधिकारियों को दे रखी थी। चील नहीं है, वो चेल है, चेल है। चेल, चोल, पांडे ये सब राज्य हैं, साउथ के वंश हैं, वंश कह सकते हैं। इनका जिक्र किया है अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में। ठीक है, तो अधिकारी इनको बोला कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, हर 5 साल पे तुम्हें भ्रमण करना है मेरे पूरे जितना भी मेरा साम्राज्य है, और वहां पर सभी की चीजों को जानना है। ठीक है, उसके बाद इसने भेरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। किसमें कहा है, चौथे शिलालेख में, कि मैं युद्ध नीति को छोड़ रहा हूं और मैं शांति की नीति, भेरी घोष युद्ध की नीति क्या अपना ली, धम्म घोष की नीति, यानी शांति की नीति की तरफ ये चल गया। तो 5 इसके हो गए। पहले वाले में पशु बलि की निंदा, अहिंसा का मार्ग, समस्त जनता मेरा पुत्र है। उसके बाद दूसरा पशु चिकित्सा और दक्षिण राज्यों का उल्लेख। तीसरा अधिकारी, तीन अधिकारी और तीसरे में है। उसके बाद चौथे में नीति की बात की है कि युद्ध की नीति छोड़कर शांति की नीति, भेरी घोष से धम्म की तरफ जाना है। नेक्स्ट, उसके बाद धम्म महामात्र, ये कौन हुआ करते थे मैम,
5वें शिलालेख में बात है इनके बारे में। इनको बौद्ध धर्म से संबंधित बातें लोगों के बारे में बताने के लिए अशोक ने रखा था कि आप बौद्ध धर्म के बारे में बताओ लोगों को। इन्हें धम्म महामात्र कहा गया, जो अशोक के समय में रहते थे, और 5वें शिलालेख में इनका जिक्र है। उसके बाद प्यारे बच्चे अशोक ने आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की भी बात की है, और साथ साथ इसी में कहा है कि यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय मुझे अवगत करा सकते हैं। यानी अशोक ने यह कह दिया कि अगर मेरी प्रजा को परेशानी है, मेरे प्रजा की कल्याण की बात है, उसके वेलफेयर की बात है, तो जो अधिकारी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं वो मुझे किसी भी समय इन्फॉर्म कर सकते हैं। किसी भी समय दरबार में आकर मुझे, अगर मैं सो रहा हूं तो मुझे जगाकर भी बता सकते हैं। किसमें कहा? 6th वाले में। सेल्फ कंट्रोल की भी बात की है इसने, आत्मनियंत्रण, और साथ साथ अपने प्रजा के कल्याण के लिए कहा कि जो अधिकारी इस काम को कर रहे हैं वो मुझे किसी भी समय मेरी प्रजा के बारे में अगर कोई समस्या है तो मुझे अवगत कराएं, मुझे बताएं। देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और साथ साथ प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने धार्मिक समन्वय की भी बात की है। ये वाला पॉइंट जो है वो इसमें ऐड होगा, यहां ये 2 हैं। इसमें धार्मिक समन्वय, यानी उसने कहा कि सभी धर्मों के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, मतलब सभी धर्मों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को आपस में प्यार से रहना चाहिए। अशोक ने बौद्ध धर्म को माना, लेकिन बाकी धर्मों का उसने अपमान नहीं किया, उसने सम्मान किया। तो धार्मिक समन्वय की प्यारे बच्चे बात कौन से शिलालेख में है? 7वें में है। उसके बाद आपका 8वां, इसमें आपके धम्म यात्रा के बारे में वर्णन है, और यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बौद्ध गया की यात्रा कौन से वर्ष की गई थी? 10वें वर्ष की गई थी। बौद्ध गया जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर प्यारे बच्चे लुम्बिनी की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की थी। लुम्बिनी वो स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे कलिंग युद्ध, जो कि आपके उड़ीसा में लोकेटेड है, इस कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। इंपॉर्टेंट शिलालेख ही डाले हैं। और प्यारे बच्चे सद्भावना, यानी कि एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ प्रेम के साथ रहो, प्रजा से ये संदेश दिए हैं अशोक ने कि हिंसा मत करो, तुम सब मेरे पुत्र हो, पशुओं को मत मारो। दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया, कलिंग युद्ध का वर्णन किया, धम्म यात्रा पर गया, जहां जहां कौन कौन सी धम्म यात्रा है? बौद्ध गया की यात्रा, और प्यारे बच्चे लुम्बिनी की यात्रा। ये इसके दरबार से संबंधित हैं। मिस्टर आंचल नरेंद्र सांगवान, मंझांतिक और मंझिम दोनों अशोक के दरबार में रहते थे। इसने अपने दरबार के लोगों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये सब अशोक ने किया, इसीलिए इन्हें महान अशोक हम कहते हैं। और कल, अभी अशोक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल हम अशोक के स्तंभ लेख पढ़ेंगे, और स्तंभ लेख में आपका लौरिया नंदगढ़ से, लौरिया अरेराज से प्रश्न पूछा गया है। आरआरबी ने पूछा है कि कहां पर है ये। जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो तुम्हें दिखेगा ये प्रश्न। ठीक है वीरेंद्र जी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं। इंपॉर्टेंट बताया है मैंने आपको, 14 के 14 आपको नहीं रटने हैं। हाँ जी, आज के दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।